Hello students, good morning all of you. So today I will teach the rest of the topics, the rest of the sentences, simple, compound and complex. Standard 8. Lesson number first. Now see point number E. Kinds of sentences based on structure. Here is the three kinds of sentences. We can classify sentences into three kinds based on the structure they convey. They are follows. First is simple sentence, second is compound sentence, and third one is complex sentence. First of all, we have to know the definition of simple sentence. So what is simple sentence? A sentence which expresses only one thought and has only one finite verb. In it is called simple sentence. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक थॉट दिया हुआ हो. यहाँ पे देखिए, एक थॉट, ओनली वन थॉट, एंड हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और एक ही फाइनाइट वर्ब हो तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस. ठीक है, आप एक थॉट तो समझ गए कि मीन्स एक ही पूरा थॉट हो, मीन्स वाक्य हो. तो ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैं आपको वो बता दूँ इसकी डेफिनेशन. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस का ये इट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का मैं आपको बता दूँ. फॉर एग्जांपल द बॉय एट एन एप्पल पाई. यहाँ पे देखिए द बॉय है वो एक ही सब्जेक्ट है और पीछे वाला एक ही प्रेडिकेट है. ठीक है, और ये एक ही थॉट बता रहा है कि लड़का जो है वो एप्पल पाई खाया उसने. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गया जो बोल्ड किया हुआ है. तो फाइनाइट वर्ब उसे बोलते हैं. फाइनाइट वर्ब मीन्स विच चेंज्ड अकॉर्डिंगली टू द टेंस. ठीक है, जिस वर्ब का टेंस चेंज होता हो उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे. बिकॉज फाइनाइट वर्ब चेंज्ड अकॉर्डिंगली टू द टेंस. टेंस के हिसाब से इसका वर्ब चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एट है वो पास्ट पार्टिसिपल है और इसका फर्स्ट क्या होगा, V1 क्या होगा इसका ईट, सेकंड हो गया एट. ओके, वर्ब टू सेकंड मीन्स एट इज ए फाइनाइट वर्ब. सिंस द अबव सेंटेंसेस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इट इज सिंपली simple sentences. However, simple sentences does not necessarily mean a short sentence. Given below is a long sentence, but since it has only one finite verb, it is a simple sentence. तो इसमें यह बात बोल रहे हैं कि simple sentence का ऐसा मतलब नहीं है कि वो short हो. long sentence भी तो हो सकता है, तो long में भी simple sentence हो सकता है. पर ऐसा लॉन्ग सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ही हो तो वो सिंपल सेंटेंस. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे द बॉय वियरिंग अ ब्लैक शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स एट एन एप्पल पाई सिटिंग ऑन अ चेयर इन द गार्डन. तो यहाँ पे देखिए पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं बोल्ड किए हुए वर्ड को. वियरिंग है, फिर यहाँ पे एट है और यहाँ पे सिटिंग है. तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में कि किसका वर्ब चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एट का. तो यही एक फाइनाइट वर्ब है. तो ये बाकी का क्या हो गया, या तो पार्टिसिपल हो गया या तो जिरंड हो गया. ठीक है, तो जिरंड और पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, तो जिरंड और पार्टिसिपल वो होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह या तो सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं. जैसे जो वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और उसमें आईएनजी लग जाती है. तो यहाँ पे आईएनजी लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया. कंटिन्यूअस टेंस नहीं है,
ये तो या तो जिरंड है या तो पार्टिसिपल है। तो इन जिरंड कौन सा होता है, पार्टिसिपल कौन सा होता है, वो मैं आपको जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की जगह क्या आया है, रनिंग आया है। तो रनिंग, रन करना क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आईएनजी लग के इसका जिरंड बन गया। ठीक है, जिरंड बन गया या पार्टिसिपल बन गया। तो ये जो हो गए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। वियरिंग का वियरिंग ही रहा, वॉर नहीं हुआ। वैसे ही सिटिंग का सिटिंग ही रहा, सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो सिर्फ बदला किस में है, वर्ब, वर्ब सिर्फ बदला है इसमें, ईट का एट हो गया है। तभी ये भले लॉन्ग सेंटेंस है, लेंदी सेंटेंस है, बट इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस ही बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, ओनली एट इज द फाइनाइट वर्ब वेयर एज द अदर वर्ब्स वियरिंग एंड सिटिंग आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो चेंजेस नहीं होता, सिटिंग का सिटिंग ही रहता है, वेयरिंग का वेयरिंग ही रहता है, क्योंकि पार्टिसिपल जिरंड में चेंजेस नहीं होते। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग का स्विमिंग ही रहेगा, उसका सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम बोल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें चेंजेस नहीं होते और जिसमें टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। I hope you students are getting my point. What is finite verb and what is non-finite verb. Now come to the next point. The other forms of sentences are statements, questions, commands and exclamations. All these will be categorized as simple sentences if they have only one finite verb. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो या कोई क्वेश्चन वाला हो या कोई कमांड वाला हो या कोई एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस हो, पर उसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब दिया जाए तो वो बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। फिर चाहे ना भले उसमें जिरंड डाल दिया गए हो, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब डाल दिए गए हो कि और कोई कम्प्लीमेंट वर्ड्स डाल दिए गए हो, लेकिन हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए। ठीक है, अ सेंटेंस में हैव डबल सब्जेक्ट्स और डबल सब ऑब्जेक्ट्स येट इट विल बी अ सिंपल सेंटेंस इफ देयर इज अ सिंगल फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इसमें ये भी बोल रहे हैं कि अगर एक की जगह दो सब्जेक्ट दिए गए हो, जैसे आई एंड यू, ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट हो गए। वैसे डबल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, भले ना सेंटेंस लेंदी होता जाए, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो एक ही है ना, इसलिए हम उसको सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय एंड अ गर्ल एट एन एप्पल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, एक बॉय है और एक गर्ल है, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो एक ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। इन द अबव सेंटेंस देयर आर टू सब्जेक्ट्स बॉय एंड गर्ल, इट हैज़ ए सिंगल फाइनाइट वर्ब एट and hence this sentence is simple. I hope you are getting the point. A boy ate an apple and a mango. In the above sentence there are two objects. देखिए यहाँ पे two objects है, एक तो एप्पल हो गया, दूसरा हो गया, एक तो एप्पल हो गया, दूसरा हो गया मैंगो। ठीक है, एप्पल एंड मैंगोज बट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो एक ही है ना, इसलिए ये भी हो गया। हैंस दिस सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। So students, I hope you understood the simple sentence. So this is very important. You should learn after watching the video. प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखना कि एक बार कि फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है और नॉन फाइनाइट कौन सा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड सेंटेंस।
ठीक है, तो अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू एंड मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू एंड मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो जस्ट वेट अ मिनट। देखिए यहाँ पे क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में मिनिमम एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इसमें क्या नेसेसरली नहीं होता, क्या किसकी नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, वैसे ही फ्रेज में क्या होता है, वर्ब की नीड नहीं होती। तो ये क्लॉज में क्लॉज क्या होते हैं, एक टाइप के वाक्य ही, सेंटेंसेस ही होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, लाइक इस तरह से, जैसे आई रिमेंबर, आई लाफ, आई स्माइल। ठीक है, तो दिज आर दी क्लोज नॉट सेंटेंसेस। अब तक आप इनको सेंटेंसेस समझते आ रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्लोज है जो सेंटेंस में समझ आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में इसका उपयोग हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ क्लोज। अभी देखिए आगे, तो क्लोज आप समझ गए कि क्या होता है। तो यही मैंने बताया कि प्रिंसिपल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे डिपेंड ना करता हो। तो यहाँ पे देखिए, द क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस आर रिफर्ड टू एज देयर कोऑर्डिनेट क्लोजेस। द कोऑर्डिनेट क्लोजेस आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। They are of equal rank and can convey the complete meaning of or sense by itself. The coordinate clauses of the compound sentence are joined by a conjunction. तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में दो क्लोजेस आ जाते हो, दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट ना हो, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये वो कोऑर्डिनेट हो जाता है और उन दोनों सेंटेंस की इक्वल रैंक हो। ठीक है, एंड इक्वल मतलब सेम इम्पोर्टेंस बताता हो, इक्वल इम्पोर्टेंस बताता हो। ठीक है, और वो जो कोऑर्डिनेट क्लोजेस है मीन्स कोऑर्डिनेट एक साथ मतलब दो मेन क्लोज, और वो द कोऑर्डिनेट क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। ठीक है, तो वो दो कोऑर्डिनेट क्लोज एक कंजक्शन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि होता क्या है कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल एंड द पुलिसमैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो सेंटेंसेस, दो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, क्लोजेस, और ये कंजक्शन क्या है, एंड है इसमें। तो ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, बट एंड ऐसे ही कंजक्शन से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को। तो यहाँ पे देखिए चोर ने जंप दिया ओवर द वॉल और पुलिसमैन ने उसको मतलब वॉज लेफ्ट बिहाइंड मतलब इसके पीछे भागा पुलिसमैन। तो दोनों की इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है, रैंक इक्वल है, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। द अबव सेंटेंस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। इट हैज़ टू फाइनाइट वर्ब्स, जम्प्ड एंड वॉज लेफ्ट। यहाँ पे देखिए कि जम्प्ड, इसमें भी टेंस के हिसाब से जंप का जम्प्ड हुआ, फिर यहाँ पे वॉज लेफ्ट। ठीक है, लीव का वॉज लेफ्ट हो गया।
तो यहाँ पे कितने हैं टोटल फाइनाइट वर्ब्स? हियर आर 2 फाइनाइट वर्ब्स, jumped and was left with their subjects thief and policeman। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी कितने हैं? 2 है, एक thief है और दूसरा द policeman है respectively। It has 2 clauses containing a finite verb। तो यहाँ पे क्लोजेस भी कितने हैं? ये एक क्लोज हो गया, ठीक है, अगर एंड को हटा दे तो। फिर ये दूसरा एक क्लोज हो गया। क्लोज मीन्स छोटा वाक्य ही समझो, ठीक है, छोटा सेंटेंस समझो, ठीक है। तो अभी आगे देखिए, इट हैज़ 2 क्लोजेस कंटेनिंग अ फाइनाइट वर्ब इच एंड दे आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड, और एंड से वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। द 2 क्लोजेस आर द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल। अगर इसको हम अलग करके डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए अलग अलग कैसे लग रहे हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस से, ठीक है, दोनों की इम्पोर्टेंस सेम है, दोनों के रैंक सेम है, ठीक है, और कंजक्शन एंड से ज्वाइन कर दिया, हैंस इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, सेकेंड इज द policeman was left behind। बोथ दिस क्लोजेस आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस एंड मेक कंप्लीट सेंस। तो दोनों ही जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो क्या है? इक्वल इम्पोर्टेंस वाले हैं और दोनों ही कंप्लीट सेंस बता रहे हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस क्लोजेस आर कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल क्लोज। तो इन क्लोज को हम क्या बोल देंगे? मेन या तो प्रिंसिपल क्लोज। इट इज़ टू बी नोटेड, ठीक है, नोट है, तो क्या नोटेड है? इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 क्लोजेस एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ बोथ द क्लोजेस आर द सेम देन द सेकेंड सब्जेक्ट इज ऑफन ओमिटेड। तो इसमें यह बोल रहे हैं कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए गए हो और वो 2 सब्जेक्ट सेम ही, मतलब एक ही इंसान हो, तो सेकंड वाले क्लोज में क्या होगा? वो ओमिट हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुहासिनी वेंट फॉर अ मूवी एंड शी एंजॉयड इट। देखो यहाँ पे सुहासिनी ऑलरेडी आ गया, तो हमको ये सब्जेक्ट फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने शी से पूरा सेंटेंस बना दिया, ठीक है, क्योंकि सुहासिनी वेंट फॉर अ मूवी, सुहासिनी मूवी पे जा रही है और वो, ठीक है, सॉरी, मूवी पे जा नहीं रही, मूवी देखी है उसने, मतलब क्योंकि ये पास्ट बता रहे हैं, ठीक है, वेंट और उसने एंजॉय किया, तो सुहासिनी ने ही देखा और एंजॉय भी उसने ही किया, तो सेम पर्सन हो गया ये, इसलिए हमने दोबारा सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, इसके जगह हमने शी प्रोनाउन यूज़ किया है। सुहासिनी एंड शी आर द 2 सब्जेक्ट्स इन द कंपाउंड सेंटेंस गिवन अबव। They refer to the same person. Thus, we can write Suhasini went for a movie and enjoyed. The second subject is she is omitted. ठीक है। Now, यहाँ पे देखिए, दस वी कैन राइट, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं शी ओमिट करके। सुहासिनी वेंट फॉर अ मूवी एंड एंजॉयड इट। द सेकंड सब्जेक्ट शी इज ओमिटेड, तो इसमें हमने शी ओमिट कर दिया क्योंकि वो सेम ही पर्सन है, मूवी भी इसने देखी और एंजॉय भी ऑब्वियसली यही करेगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंपाउंड सेंटेंस। Now come to the third sentence, which name is complex sentence. A sentence made up of principal main clause and one or more subordinate clauses is called a complex sentence. देखिए, here is a definition of complex sentence. A sentence made up of a principal main clause and one or more subordinate clauses. ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल मीन्स इंडिपेंडेंट क्लोज हो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक या तो एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लोज हो,
ठीक है। डिपेंडेंट मतलब मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होगा ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। एक या तो एक से ज़्यादा डिपेंडेंट मीन्स, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मतलब आसानी से समझ में ना आए वैसा सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग भी यही होता है, बहुत हार्ड। अभी देखिए यहाँ पे द सबऑर्डिनेट क्लोजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स sentences are dependent on the principal clause to convey their meaning। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक मेन क्लोज होता है और दूसरे एक या तो एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो इसमें यही होगा कि डिपेंडेंट क्लोज किस पर डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स मेन क्लोज पे। अभी देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीना स्विच्ड ऑन द लाइट ऑफ द रूम बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड। देखिए यहाँ पे दो क्लोजेस दिए हुए, एक तो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, मेन क्लोज है, और दूसरा है एक क्लोज पे दूसरा डिपेंडेंट होगा। देखिए यहाँ पे इन दी अबव सेंटेंस देयर आर 2 फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स कितने, 2 हुए, ठीक है। 2 कैसे हुए, देखो यहाँ पे एक टेंस के अकॉर्डिंगली स्विच का स्विच्ड हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता है वो हो जाता है फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे देखिए इज का वोज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गए 2 फाइनाइट वर्ब्स हो गए, ठीक है। फिर देखिए स्विच्ड ऑन with the subject मीना and was with the subject it, ठीक है। एक तो मीना सब्जेक्ट हो गया, फिर दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, ये ईट है, ठीक है, ईट सब्जेक्ट हो गया। हैंस देयर आर 2 क्लोजेस, ठीक है, इसलिए 2 क्लोजेस है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मोना अलग, अगर हम इस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अलग अलग करके देखेंगे तो देखिए इस तरह से हमको क्लोजेस दिखेंगे। मोना स्विच्ड ऑन द लाइट, मोना ने स्विच ऑन की लाइट की। अभी सेकंड देखिए बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि बहुत अंधेरा था, ठीक है। द फर्स्ट क्लोज मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखिए तो पहला जो क्लोज है वो कंप्लीट सेंस बता रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सेंस ही हुई ना, मोना ने स्विच ऑन की, ठीक है, लाइट की, तो कंप्लीट सेंस भी बता रहा है और इंडिपेंडेंट है। दिस इज द मेन और प्रिंसिपल क्लोज। द अदर क्लोज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। To convey the full meaning, it has to be joined with the first clause. This clause is the subordinate clause. Such a sentence is called complex sentence. ठीक है, तो इसमें ये तो हो गया मोना ने स्विच लाइट की स्विच ऑन की, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, और ठीक है, और कंप्लीट सेंस बता रहा है। और इसमें देखिए बिल्कुल भी कंप्लीट सेंस नहीं है, बिकॉज इट वॉज डार्क। तो डार्क क्या है, कोई भी मीनिंग नहीं दिख रही इसमें, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। इसलिए अंधेरा है, इससे अंधेरा हो गया, इसलिए ही मोना ने लाइट ऑन की, तो ये अंधेरा हुआ, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस होगा वो इस पे मेन वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होगा। Hence it is called the complex sentence. A subordinate clause can be a noun clause, an adjective clause or an adverb clause. तो देखिए इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है और एन एडवर्ब क्लोज होता है। यहाँ पे देखिए अ सबऑर्डिनेट क्लोज इज joined to the main clause by a subordinate नेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंस क्लोज क्या होता है, इसमें क्या लगता है,
कंजक्शन लगता है। देखिए यहाँ पे ये एक डिपेंडेंट मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज है। इट वाज डार्क, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, कुछ भी, इसलिए हमने इसको कंजक्शन से जोड़ दिया है। ये जुड़ा हुआ होता है सबऑर्डिनेट, ठीक है, बिकॉज इट वाज डार्क। सबऑर्डिनेट a subordinate clause is joined to the main clause by subordinate conjunction, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। अभी नोट से कुछ कि किस सेंटेंस में क्या क्या ज़रूरी होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये तो वैसे नेसेसरली नहीं है, तो भी मैं आपको ये एक बार पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला देखिए, क्लोज हैज़ ए सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि क्लोज जो है वो सेंटेंस नहीं होता, बल्कि छोटा एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, तो उसको हम क्लोज बोलते हैं। अ क्लोज हैज़ ए सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब भी मैंने बता दिया किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अ क्लोज दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्लोजेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्लोज जो दूसरे पे डिपेंडेंट, दूसरे कोई सेंटेंस पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, और कंप्लीट सेंस बताता हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल या तो मेन क्लोज, ठीक है। फिर देखिए थर्ड नंबर का, अ क्लोज दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लोज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज किससे बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए कि ऐसा कोई सेंटेंस जो कंप्लीट से मीनिंग नहीं बताता हो, लेकिन उसको अपनी कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंटेंस खुद को बनाने के लिए मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होना पड़ता हो, तो उसको हम बोल देंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। फिर फोर्थ वन देखिए, अ सेंटेंस कैन बी मेड अप ऑफ अ वन और मोर क्लोज, तो सेंटेंस कैसे बनता है, मेड अप ऑफ अ वन, एक क्लोज या तो बहुत सारे क्लोजेस से बन जाता है। अ सेंटेंस हैज एज मेनी क्लोजेस एज द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन इट, तो सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ ए मेनी क्लोजेस, बहुत सारे क्लोज होते हैं, एज द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन इट, ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स भी ज़्यादा होते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल क्लोज मीनिंग इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, तो सिंगल क्लोज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और उस एक वाले फाइनाइट वर्ब आने वाले को हम क्या बोलते हैं, जो एक ही थॉट बताता हो बट कंप्लीट सेम सेंस बताता हो, तो उसको हम बोल देते हैं अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप और टू और मोर क्लोजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लोज, दे मेक कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस भी मैंने आपको सिखा दिया कि उसमें दो क्लोज होते हैं और वो दो ही क्लोज प्रिंसिपल होते हैं, मीन्स मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और उन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट वाले क्लोज। अभी पीछे देखिए 8 नंबर का, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है, एक या तो एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, तो वो डिपेंडेंट किस पे करते हैं, ऑफ कोर्स मेन क्लोज पे। फिर 9 नंबर का देखिए, द कोऑर्डिनेट क्लोजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लोजेस मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लोज, तो वो उसका कैसा होता है, ज्वाइन कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही ज्वाइन होता है। फिर देखिए यहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोजेस आर ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेट नेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और वो कैसे कंजक्शन से जुड़ जाता है, सबऑर्डिनेट वाले कंजक्शन से। सो आई होप यू अंडरस्टूड
these three types of sentences. Okay, in the next video I will explain the exercises and I will give you homework in PDF file. Bye till now.